हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का बिजनेस स्टडीज क्लास के आज की क्लास में, जहां इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जो 12वीं क्लास है बाबू, उसमें बिजनेस स्टडीज का जो आप लोगों का बुक है उस पूरे ही किताब को हम लोग इस चैनल में पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल शुरू से चैप्टर वाइज सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। आज बिजनेस स्टडीज का पहला क्लास है और आज हम लोग बिजनेस स्टडीज का जो पहला लेसन है बाबू, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, तो इस लेसन को बाबू हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। इसमें देखने वाले हैं क्या क्या हम लोगों को मिलने वाला है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग मेनली बाबू पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रबंध, प्रबंध का अर्थ। यहां देखिए आप लोग बुक जो लिए होंगे साहित्य भवन का, वहां ये आपको दिखा रहा होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें पढ़ना है बाबू प्रबंध का अर्थ। यहां से आप देख पा रहे होंगे, यहां से प्रबंध का अर्थ और परिभाषा हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद प्रबंध की विशेषताएं पढ़नी है, प्रबंध की प्रकृति पढ़नी है, प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध का महत्व, प्रबंध के स्तर, और इसके साथ ही साथ हम लोग को इसमें पढ़ना है प्रबंध के कार्य, समन्वय, समन्वय एवं सहकारिता और प्रशासन तथा प्रबंध में अंतर। यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो सब इस चैप्टर में हैं और इसी के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि आपका जो लेसन है बाबू प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, इसमें आप लोगों को इतनी चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रबंध का अर्थ, प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए बाबू, प्रबंध जो है, प्रबंध को अगर व्यवस्थित रूप से एक्सप्लेन किया जाए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो किताब है वो साहित्य भवन पब्लिकेशन की है और बिहार बोर्ड से वो विद्यार्थी जो 2027 में 12th का एग्जाम देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि साहित्य भवन की इसी किताब को जो है वहां सर्वोपरि रखा जाता है और आप इस किताब को किसी भी दुकान से या ऑनलाइन आप उसको परचेज कर सकते हो और परचेज करके और उस किताब से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसी किताब से मैं पूरे चैप्टर्स को पढ़ाने वाला हूं। तो स्पेशली बिहार बोर्ड वालों के लिए, या फिर अगर आप सीबीएसई से भी पढ़ रहे हो या फिर अदर किसी बोर्ड से पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये किताब बहुत उपयोगी। यानी कि आपका जो एग्जाम होगा उसका मोस्टली जो कंटेंट है वो इसी किताब से होने वाला है। इसी किताब से हम लोग पूरे थ्योरी को, पूरे ऑब्जेक्टिव्स को बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं बाबू। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रबंध क्या है। तो देखिए बाबू, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। ध्यान दीजिएगा आप इस परिभाषा को, जो चीज हम बता रहे हैं, जो परिभाषा हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप अपने समझने के लिए उसको आसानी से नोट भी कर सकते हैं। किसी पेपर पे नोट कर लेंगे तो आपको फ्यूचर संदर्भ में भी ये काम आएगा। तो जो भी डेफिनेशंस हैं उसके लिए आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपकी पढ़ाई और आसान हो जाए। हम आपको बता दें कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के एक समूह के साथ मिलकर किसी निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य किया तथा कराया जाता है। ध्यान से आप हमारी बातों को समझिएगा बाबू कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के एक समूह के साथ मिलकर काम किया तथा कराया जाता है, जिससे कि संस्था के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो तो आपके लिए भी किताब में सेम डिफिनेशन मिलेगा कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस इन विच वी वर्क टुगेदर विथ ए ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर द अचीविंग द गोल ऑफ द बिजनेस। तो आप जो है इस परिभाषा को बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हो। इसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण है कि प्रबंध जो है बाबू सब जगह बड़ा जरूरी होता है।
बिना प्रबंध का आप कोई काम नहीं कर सकते। इवन कि आपको कोचिंग आना होता है, ट्यूशन आना होता है, तो उसके लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे से कार्यों के लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट के साथ उन कार्यों को करने का प्रयास नहीं करते हैं तो बाबू वे कार्य सफल नहीं होते। कोई भी काम आपको करना है उसके लिए पहले से एक व्यवस्थित रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, और खास तौर से जहां टीम वर्क है, जहां व्यक्तियों के समूह के साथ मिलकर काम करना है, तो वहां आपके लिए मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक तरह से कहें कि अनिवार्य हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि प्रबंध क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रबंध को परिभाषित करें या प्रबंध के बारे में बताएं, तो आप आसान शब्दों में बता सकते हो बाबू कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के एक समूह के साथ मिलकर काम किया तथा कराया जाता है, जिससे कि संस्था के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। बड़ा ही सटीक सा डेफिनेशन होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब बाबू हम बात करेंगे प्रबंध की विशेषताओं पे। देखिए पहले तो थोड़ा सा ये जान लें कि प्रबंध, देखिए बाबू प्रबंध जो है आदिकाल से ही चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज के वर्तमान समय में ही। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, पहले आर्ट्स आया, कला आई, फिर उसके बाद साइंस आया, और साइंस के बाद दोनों को कंबाइंड करके ये आया। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बाबू प्राचीन काल से ही रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहा है। जब ये आर्ट्स और साइंस दोनों का पार्ट है, तो जब से आर्ट का उद्गम हुआ होगा या विकास हुआ होगा, वहां से ही ये चलते हुए आ रहा है। आप छोटी सी बात, छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं बाबू, कि आपके यहाँ एक छोटा सा फंक्शन हो, छोटा सा कोई कार्य हो, और पहले से आप यदि ये व्यवस्था न करें कि कहाँ से कौन सी वस्तु आएगी और कौन सा विभाग किसके हाथ में होगा, कौन सी विभाग का नियंत्रण कौन करेगा, तो आपके यहाँ सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी आपका जो प्रोग्राम है वो सफल नहीं होगा। मैनेजमेंट जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा चाणक्य का, नाम सुना है ना। देखिए बाबू, राज्य प्रथा में लाने के लिए, राज्य प्रथा में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आप लोगों ने सुना है। ये अखंड जो भारत है ना, उनकी विरासत थी। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासनकाल का विकास उन्होंने किया जिसमें अन्य राजाओं को कहीं भी स्वतंत्र शासन करने का अधिकार नहीं था। पूरा बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक सारा कवर किए हुए थे अकेले। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, पढ़ाई का फ्लो छोड़ देते हो ना, बीच बीच में पढ़ते पढ़ते आप लोग फ्लो तोड़ देते हो। आप लोग कहते हो कि आज का है ना, कल मैनेज कर लेंगे, 2 दिन छूट जाएगा, 10 दिन छूट जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। बाबू जिंदगी में सबसे बड़ा नियम है, किसी भी काम को यदि आप कर रहे हो तो रेगुलर करो। चंद्रगुप्त मौर्य जिनकी विरासत बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक थी, और आज उसमें बहुत सारे पार्ट बंट गए। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था कि उनके जो क्या बोले उनको, पुत्र के जो पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र अशोक जो थे, अशोक ने अपने जिंदगी में कोई युद्ध नहीं हारा था। और जब कलिंग का युद्ध हुआ, लाखों लोगों के मरने का जो रक्तपात उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया? अस्त्र उठाना छोड़ दिया। और जैसे ही उन्होंने अस्त्र उठाना छोड़ दिया, वैसे ही विखंडन शुरू हो गया। छोटे छोटे से राज्यों में बहुत ज्यादा राजा होने लगे। राजस्थान जैसे छोटे से जगह में 5 गो राजा हुए। तो किसी भी चीज को लगातार जो आप कर रहे हो ना, हर चीज का अलग रूल है। पढ़ाई कंटिन्यूटी की चीज है, मेहनत की चीज है बाबू, त्याग का चीज है, बलिदान का चीज है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर जो है, ये ना समझो कि कोई पोलियो के बूंद की तरह आएगा, 2 ड्रॉप डाल देगा और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है बाबू। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं बाबू अब कि प्रबंध की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो प्रबंध की विशेषताओं पे हम लोग गौर करेंगे। देखिए बाबू, यहां प्रबंध की जो विशेषताएं हैं वो दर्शाई गई हैं। आपको बता दें
कि प्रबंध की सबसे पहली जो विशेषता है बाबू, वो है लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया। देखिए, प्रबंध जो भी किया जाता है, प्रबंध किसके लिए किया जाता है? कोई लक्ष्य निर्धारित होता है। पहले से संस्था, व्यावसायिक संस्थाएं अपना गोल बना के रखती हैं और उस गोल को पूरा करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को प्रबंध करना पड़ता है। यानी कि जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक प्रबंध नहीं कर पाएंगे हम लोग। एक सटीक गोल मिलना चाहिए, एक सटीक टारगेट मिलना चाहिए हमको कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो जब ये बात हमको मिल जाएगी बाबू, जब हमको लक्ष्य मिल जाएगा, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू? प्रबंध करते हैं। दूसरा है इसमें अमूर्त क्रिया। अमूर्त क्रिया, देखिए, प्रबंध का कोई रूपरेखा नहीं होता है। प्रबंध का कोई रूपरेखा नहीं। अगर किसी चीज का मैनेजमेंट हो रहा है तो बाबू, जो व्यक्ति मैनेजमेंट करता है वो मैनेजमेंट नहीं है, वो तो मैनेजर है, वो प्रबंधक है। उसके पास वो योग्यता है, वो टैलेंट है, जिसका प्रयोग करके वो मैनेजमेंट को कर रहा है। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि वह व्यक्ति मैनेजमेंट है। व्यक्ति मैनेजमेंट नहीं। मैनेजमेंट जो है वो एक इनटैंजिबल यानी कि अमूर्त क्रिया है, यानी कि उसकी कोई मूर्त नहीं है। प्रबंध का अपना कोई बनावट, फिजिकल बनावट नहीं होता है। हमारे आपकी तरह जैसे हम लोगों का शरीर भगवान ने दिया हुआ है ना जी, ये बात अलग है कि सबको अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इस तरह की कोई भी रूपरेखा मैनेजमेंट की नहीं होती। मैनेजमेंट अमूर्त क्रिया है। इसके बाद हम बताएं कि पृथक क्रिया। पृथक मतलब होता है बाबू अलग। तो देखिए, मैनेजमेंट एक अलग क्रिया होती है। लक्ष्य को बना देना और उस लक्ष्य को हासिल करने की बात कर देना, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही मैनेजमेंट नहीं करते हैं, अगर आप एक्चुअल मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा। आपको कोचिंग पहुंचना है बाबू 8 बजे, आज सो के उठिए 7:50 में, पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ता है कि अगर हमको कोचिंग में 8 बजे पहुंचना है, 8 बजे हमारा क्लास शुरू होगा, तो उसके लिए हमको 6 बजे उठना पड़ेगा, फ्रेश होना है, नहाना है, पूजा करना है, नाश्ता करना है, रास्ते में टाइम कंजम्पशन होगा, उसके बाद ना हम कोचिंग पहुंचेंगे। तो ये सारी चीज़ों को जोड़ के बाबू हम लोग ये लक्ष्य बना लेते हैं कि अगर हम कितने बजे सो के उठेंगे तो आसानी से अपने कोचिंग टाइम से पहुंच जाएंगे। तो आप ये दिमाग में रखिए कि मैनेजमेंट जो है वो पृथक क्रिया है, यह एक अलग क्रिया है। इसके बाद है सामूहिक क्रिया। सामूहिक क्रिया, देखिए, अभी मैंने बताया कि प्रबंध के अंतर्गत व्यक्तियों के एक समूह के साथ मिलकर काम किया तथा कराया जाता है। तो जब व्यक्तियों की संख्या ज्यादा हो गई, व्यक्तियों का एक समूह हो गया, तो बाबू ये कौन सी क्रिया हो गई? सामूहिक क्रिया। क्योंकि प्रबंध में व्यक्तियों का एक समूह काम करता है, कोई सिंगल व्यक्ति काम नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सामूहिक क्रिया कहा जाता है। इसके बाद बहुआयामी क्रिया। देखिए, बहुआयामी क्रिया या फिर हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक क्रिया। जैसे ऐसा नहीं है बाबू कि मैनेजमेंट की जरूरत सिर्फ बिजनेस में ही पड़ने वाली, ऐसा कदापि नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग व्यवसायी हैं तो मैनेजमेंट की जरूरत सिर्फ व्यवसायियों को है। अभी मैंने आपको बताया कि एक सामान्य जीवन में एक छोटे से कार्य को भी करना है तो उस समय भी मैनेजमेंट की जरूरत है। आपको कोचिंग आना है तो मैनेजमेंट की जरूरत है। इवन कि हम लोगों को खाना खाना है तो उसमें भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। क्या बनेगा, क्या खाना है, कौन से टाइम खाना है, पहले रोटी खाना है कि पहले चावल खाना है, पहले प्लेट में सब्जी डालनी है कि पहले दाल डालनी है, सारी चीजें करनी पड़ती है ना बाबू। तो आप जीवन के हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हैं, मैनेजमेंट से बाहर नहीं।
जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में आप हो और आपको यदि मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप अपने काम को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाओगे। यानी कि यदि आपको अपने काम को बढ़िया तरीके से करना है तो उसके लिए जो सबसे पहली चीज है वो है आपका मैनेजमेंट पावर। मैनेजमेंट पावर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो आप जान लीजिए कि थोड़े से पुअर किस्म के बिजनेस को भी हम टॉप लेवल में चला सकते हैं। मैनेजमेंट बशर्ते कि बढ़िया होना चाहिए। अगर आपका मैनेजमेंट कमजोर है तो आप एक बढ़िया बिजनेस को भी डूबो दीजिएगा। मैनेजमेंट का इतना इंपॉर्टेंस है कि एक बढ़िया बिजनेस को डुबो सकता है और एक मिडिल क्लास बिजनेस को, एक पुअर क्लास बिजनेस को टॉप लेवल बिजनेस भी बना सकता है। ये पावर सिर्फ किसमें है? मैनेजमेंट। तो ये हुआ इसकी विशेषताएं। विशेषताओं के बाद हम लोग आते हैं बाबू, तीसरा स्टेप क्या है? आप लोगों ने अभी देखा प्रबंध का अर्थ, आप लोगों ने यहां से प्रबंध का अर्थ देख लिया, प्रबंध की विशेषताएं देख ली। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाबू तीसरा टर्म, प्रबंध की प्रकृति पे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं प्रबंध की प्रकृति। देखिए बाबू, प्रबंध की प्रकृति जो है, स्वभाव जो है, जिस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपके 12th लेवल में, जो 12th लेवल का आप मैनेजमेंट पढ़ते हो, बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो, इसमें हम लोग बाबू इसकी प्रकृति जो पढ़ते हैं वो 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। यहां देखिए, प्रबंध पेशे के रूप में, कला के रूप में और विज्ञान के रूप में। यही तीनों आपसे पूछता भी है। एग्जामिनेशन में 2 नंबर 4 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान है कैसे, प्रबंध को कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित करें, या फिर प्रबंध एक पेशा है कैसे, प्रबंध को पेशे के रूप में परिभाषित करें या व्याख्या करें। तो वहां आपको बताना होता है कि प्रबंध को आखिर कला क्यों कहते हैं, प्रबंध को आखिर साइंस का दर्जा क्यों मिला हुआ है, विज्ञान का दर्जा क्यों मिला है, प्रबंध को पेशा क्यों कहा जाता है भाई, उसको प्रोफेशन का दर्जा क्यों मिला है। देखिए बाबू, बता रहे हैं हम आपको कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध को कला के रूप, आर्ट। प्रबंध एक आर्ट है और कैसे। देखिए, प्रबंध को कला, विज्ञान और प्रोफेशन तीनों कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन तीनों के ही गुण इसमें पाए जाते हैं। मैनेजमेंट को आर्ट भी माना गया है, साइंस भी माना गया है और प्रोफेशन भी माना गया है, लेकिन तीनों मानने का रीजन ऐसे नहीं है कि बिना किसी आधार का मान लिया गया, उसके लिए बेस है, आधार है। आखिर क्यों माना गया है? तो बाबू हम आपको बता दें कि प्रबंध को जो है सबसे पहले आर्ट्स क्यों मानते हैं। देखिए बाबू, आर्ट्स का मतलब है कि किसी भी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि। यहां ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक ज्ञान का अस्तित्व, व्यक्तिगत उपयोग, परिणाम उन्मुख और अभ्यास और रचनात्मक पर आधारित। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, वैसे आपको लिखना है एग्जाम में, कि प्रबंध को कला माना जाता है क्योंकि प्रबंध में कला के गुण विद्यमान है। जिस प्रकार किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से अर्थात सुंदर तरीके से करने के लिए कला की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रबंध को करने के लिए भी विशेष गुण की आवश्यकता होती है, और जो व्यक्ति इस गुणों को अपनाता है वही प्रबंध का कार्य करता है और उसको प्रबंधक कहा जाता है। अगर प्रबंध को कला माना जाता है तो उसमें कला के गुण हैं, और कौन से गुण हैं, कैसे गुण हैं, इसको आपको डिफाइन करना होगा। तो आप वहां बताएंगे बाबू कि प्रबंध को कला माना जाता है क्योंकि प्रबंध में कला के गुण हैं, विद्यमान हैं। जिस प्रकार किसी भी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने के लिए कला की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से प्रबंध को करने के लिए भी विशेष कला की आवश्यकता है, और जो व्यक्ति उस कला का प्रदर्शन करता है उसको प्रबंधक कहा जाता है। ये दिमाग में रखिएगा।
और जिस तरह से कला सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है, यानी कि सिद्धांतों पर आधारित होती है, उसी तरह से प्रबंध भी सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा बाबू अगर हम लोग डिस्कस करें तो दूसरा आता है साइंस। क्या आता है? साइंस। कि भाई आखिर हम प्रबंध को साइंस कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, प्रबंध को विज्ञान माना जाता है क्योंकि इसमें विज्ञान के भी गुण विद्यमान है। जिस प्रकार से विज्ञान में कारण और परिणाम या फिर परिमाण दोनों की व्याख्या होती है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी उसी तरह से साइंस की तरह रीजन और रिजल्ट्स यानी कारण और परिणाम को देखा जाता है। साइंस हमें बताता है बाबू कि यदि कोई घटना हुई तो क्यों हुई, यानी उसके होने का रीजन क्या था, और दूसरा कि उसका रिजल्ट, उसका प्रभाव क्या पड़ा। साइंस हमें बताता है कि अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके प्रति एक ठोस रीजन देता है निकाल के कि वो क्यों घटित हुई और उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसी तरह से मैनेजमेंट में भी, जो मैनेजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, तब मैनेजमेंट में भी आप जान लीजिए कि कारण और परिणाम दोनों की व्याख्या की जाती है। यानी कि यदि कोई गोल हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम उसके कारणों को ढूंढते हैं, या फिर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, या फिर हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, या फिर हमारे यहाँ के कर्मचारी खुश नहीं हैं, कर्मचारी खुश हैं। हर बिंदु का विश्लेषण होता है। सेल बढ़ गया, सेल घट गया, यानी कि किसी वर्ष में विक्रय ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो आखिर क्यों हो रहा है। इन कारणों का पता लगाना, उसके परिणामों का पता लगाना, तो वो सब किसमें आता है? इसके प्रबंध की प्रकृति में। जिस तरह से साइंस में व्यवस्थित ज्ञान है, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी व्यवस्थित ज्ञान है। देखिए आप, व्यवस्थित ज्ञान का समूह, प्रयोग के आधार पर सिद्धांत, कारण और प्रभाव का संबंध, सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। तो जिस तरह से विज्ञान काम करता है, साइंस काम करता है, वो बताता है कि किसी घटना के घटित होने के पीछे कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ा है। तो उसी तरह से मैनेजमेंट में भी अगर व्यवसाय में कोई उथल पुथल होती है, कोई उतार चढ़ाव होता है, कोई आपदा विपदा, कोई भी कंडीशन आता है, तो इसमें भी हम लोग कारण और परिणाम दोनों की व्याख्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव होने के कारण क्या है, इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है और इनको कैसे समाप्त किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि प्रबंध आर्ट भी है और प्रबंध साइंस भी है, कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें दोनों के गुण हैं। कला के भी गुण हैं और विज्ञान के भी गुण हैं। अब जो बाबू आ रहा है अगला, प्रोफेशन। क्या आ रहा है? प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी कि पेशा। भाई आखिर प्रबंध को पेशा क्यों कहते हैं? तो पेशा किसे कहते हैं जी? पेशा की क्या परिभाषा होती है बाबू? पेशा आप लोगों को पढ़ाए थे प्रोफेशन। देखिए, पेशा जो है एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष गुण, कोई विशेष योग्यता या विशेष टैलेंट होता है, जिसका उपयोग वह दूसरे व्यक्तियों के लिए एक निश्चित प्रतिफल के बदले करता है। यानी कि वह अपना जो योग्यता है, जो टैलेंट है या जो गुण है उसके अंदर, उसका उपयोग यदि दूसरों व्यक्तियों के लिए करता है तो उसके बदले में वह धन लेता है, फ्री में नहीं करता। अगर धन लेकर करता है तो वह क्या होता है बाबू? वो पेशा होता है, प्रोफेशन होता है। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर। तो देखिए, जिस तरह से पेशा में किसी विशेष ज्ञान अथवा योग्यता की आवश्यकता होती है, जिसका प्रदर्शन करके या जिसका उपयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए करके धन कमाया जा सकता है, ठीक उसी तरह से अगर आपके पास मैनेजमेंट का गुण है, मैनेजमेंट का ज्ञान है, यदि आपको मैनेजमेंट करने आता है, आपको मैनेजमेंट का विधिवत नॉलेज है,
तो आप अपनी सेवा किसी भी व्यवसायिक संस्था को देकर और वहां से धन कमा सकते हैं। जिस प्रकार से एक पेशेवर व्यक्ति अपनी योग्यता का उपयोग दूसरे व्यक्तियों के लिए करके उससे धन लेता है, ठीक उसी प्रकार से यदि आपको भी मैनेजमेंट का नॉलेज बढ़िया है, मैनेजमेंट का ज्ञान है, तो आप अपनी सेवा जो है वो किसी भी व्यवसायिक फर्म को, व्यवसायिक इकाई को देकर और वहां से आप क्या कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। तो जिस तरह से पेशेवर लोगों का काम है वो उसी तरह से आप मैनेजमेंट के पेशेवर कहे जाएंगे, और यही कारण है कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी माना जाता है। अब तीनों ही चीजें क्लियर हो गई कि मैनेजमेंट कला क्यों है, आर्ट क्यों है, मैनेजमेंट साइंस क्यों है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन क्यों है। तीनों चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं है। नोट्स आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से बनाएंगे। सारे जैसे जैसे टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहे हैं ठीक उसी क्रम में आपको नोट्स भी बनाना है। सबसे पहले प्रबंध क्या है, उसके बाद मैंने समझाया प्रबंध की विशेषताएं, यानी पहला मीनिंग या डिफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, और तीसरा हमने बताया अभी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए बाबू, प्रबंध की प्रकृति के बाद हम लोगों के समक्ष है प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि जो प्रबंध हम लोग करते हैं, जो मैनेजमेंट हम करते हैं, आखिर उसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम लोग उसको करने का रीजन क्या है, क्या उद्देश्य, क्या उसका प्रभाव हम लोगों को मिलता है, या क्या उसका फायदा हम लोगों को मिलता है। तो देखिए बाबू, मैनेजमेंट के उद्देश्य पे अगर हम बात करें तो आते हैं हम लोग नीचे। यहां आप लोग देख रहे होंगे कि मैनेजमेंट के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया। पहला यहां पे व्यक्तिगत, दूसरा संगठनात्मक, और तीसरा सामाजिक। यानी कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, उसके उद्देश्यों को हम 3 आधारों पे पढ़ने वाले हैं बाबू। कितने आधारों पे? 3 आधारों पे। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्यक्तिगत। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्यक्तिगत। तो देखिए बाबू, इसका व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, तो इसमें कह रहा है कि आर्थिक जरूरतें, इनाम और पहचान की आवश्यकता, उच्च स्तर की जरूरत। व्यक्तिगत लेवल पे अगर देखा जाए मैनेजमेंट से क्या बेनिफिट हमको होता है, तो देखिए बाबू, व्यक्तिगत रूप से देखें तो एक व्यक्ति की जो इकोनॉमिकल नीड्स है, यानी कि वह अपनी सेवा किस हद में देना चाहता है, वो कितना तक अपना इकोनॉमिकल इनकम चाहता है, इसको ध्यान में रखा जाता है। वह अगर बहुत ही अच्छा टैलेंटेड व्यक्ति है, संस्था को उससे बराबर फायदे हैं, तो वो इनाम का हकदार बन जाता है। और इसके बाद यदि किसी व्यवसायी की जरूरतें बढ़ रही हैं, किसी एम्प्लॉई की जरूरत बढ़ रही है, किसी कर्मचारी की जरूरत बढ़ रही है, तो जैसे जैसे वो कर्मचारी बाबू संस्था में पुराना होता जाता है, संस्था के बारे में काम करने की क्षमता और नॉलेज दोनों बढ़ती जाती है। तो व्यक्तिगत तौर पे जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब लोगों को संतुष्ट करना मैनेजमेंट की व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट का संगठनात्मक, यानी संगठन के प्रति क्या क्या उद्देश्य हैं, जो व्यवसाय में हो रहा है, जिस व्यवसाय के लिए मैनेजमेंट किया जा रहा है, उस व्यवसाय के लिए मैनेजमेंट की क्या क्या उपयोगिता है। तो देखिए बाबू, सबसे पहला है अस्तित्व। मैनेजमेंट का ये उद्देश्य होता है कि जिस व्यवसाय में उसे किया जा रहा है उसके अस्तित्व को बनाए रखे, उसके अस्तित्व को बनाए रखे। दूसरा, लाभ, संस्था के लाभ में बढ़ोतरी कराए, संस्था के लाभ को बढ़ाए। और विकास, व्यवसाय को टॉप लेवल पे ले जाए, व्यवसाय में विकास हो, व्यवसाय आगे की तरफ बढ़े।
ये उद्देश्य होता है मैनेजमेंट का एक संगठन के प्रति। यानी जिस व्यवसायिक संगठन में मैनेजमेंट का उपयोग हो रहा है उसमें उसका क्या क्या उद्देश्य है, उसके अस्तित्व को बनाए रखना, यानी व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रखना, दूसरा व्यवसाय के लाभ को बढ़ाना, और तीसरा उस संस्था को आगे ले जाना, यानी संस्था को विकसित करना, विकास की तरफ ले जाना। ये मैनेजमेंट का संगठनात्मक उद्देश्य हो गया। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है बाबू? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब जो है बाबू तीसरा उद्देश्य है वो है सामाजिक, यानी कि प्रबंध का समाज के प्रति भी कुछ उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि प्रबंध का सिर्फ व्यवसाय के प्रति ही उद्देश्य है। मैनेजमेंट जब किया जाता है बाबू ना, तो उसमें यह भी ध्यान में रखा जाता है कि जो मैनेजमेंट किया जा रहा है या जो संस्था का फंक्शनिंग है, कार्य है, उसका कोई भी गलत इफेक्ट या कोई भी एक तरह से कहें कि साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। किस पर? समाज पर। समाज पर भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैनेजमेंट यदि आप कर रहे हैं, सिर्फ आप संस्था के लाभ के बारे में सोच रहे हैं, आपको सामाजिक पर्यावरण की, वातावरण की चिंता नहीं है, तो वो सही मैनेजमेंट नहीं है। यानी कि व्यवसाय के विकास के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके व्यवसाय का गलत इफेक्ट कोई भी समाज पर ना पड़े। जैसे देखिए यहां बताया गया है पर्यावरणीय उद्देश्य, यानी कोई भी आप इस तरह के कार्य न करें जिससे पर्यावरण खराब हो। कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ लाभ ही ध्यान में न रखें, सामाजिक कल्याण भी ध्यान में रखें। यानी कि सिर्फ लाभ कमाना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ आप ये भी सोचें कि उस क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो। ग्राहक संतुष्टि, ग्राहकों को संतुष्ट करना भी एक बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ आप प्रॉफिट, जैसे पहले क्या होता था बाबू, आमतौर पे आप लोग ध्यान नहीं दे पाए होंगे शायद आप लोग तो, लेकिन फिर भी आप लोगों से, पहले के लोगों से पूछिएगा, अक्सर होता क्या था कि हम लोग कोई चीज़ खरीद लेते थे, दुकान पे गए कहीं कोई चीज़ खरीद लिए, और जैसे ही हम दुकान के बाहर आए उसके बाद भी अगर वो खराब हो गया तो हम लोग पुनः जब वापस करने जाते थे तो वो सब वापस नहीं करता था। एक बार हमने जो वस्तु परचेज कर लिया तो वो खराब वस्तु भी बेच देता था सब, उसके बाद रिटर्न नहीं करता था सब, बड़ी परेशानी होती थी उस समय। लेकिन मैनेजमेंट के बढ़ते विकास ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लाया। आपको पता ही होगा कि यदि आप किसी भी विक्रेता की सेवाओं से संतुष्ट नहीं हैं तो उपभोक्ता फोरम बना हुआ है, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर। जिस तरह का अमाउंट है उस अमाउंट के हिसाब से आप जाके उपभोक्ता फोरम में केस कर दीजिए। 10 रुपए का फॉर्म मिलेगा, लेके आपको केस कर देना है खाली। उसके बाद जितना नुकसान का पैसा है और जितना केस में पैसा लगेगा सब जोड़ के मिलेगा आपको, अगर आप सही हैं तो एक चीज ये भी ध्यान में रखा जाता है कि मैनेजमेंट का ये भी उद्देश्य है कि जो भी ग्राहक हमारे व्यवसाय से जुड़ रहे हैं, जो हमारे सेक्टर से जुड़ रहे हैं, वो क्या हो बाबू? संतुष्ट हो। क्या हो? संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो। और उसके बाद बेहतर मानव संबंध, यानी प्रबंध तो मेनली तो मानव का ही काम है, और इसका ये काम है और इसका ये भी उद्देश्य है कि मनुष्यों के बीच में संबंध को क्या बनाए? बेहतर बनाए, अच्छा बनाए। तो इस तरह से बाबू आज के क्लास में आप लोगों ने जो है वो पढ़ा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा प्रबंध का अर्थ। यहां पे हमने पढ़ा मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ मैनेजमेंट, इसको पहले हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रबंध की जो तीनों प्रकृति थी, कला, विज्ञान और प्रोफेशन, पेशा, हालांकि वो एक प्रक्रिया भी है, मानसिक प्रक्रिया भी है, लेकिन उन सब पे डिस्कशन आप लोगों को नहीं करना है। आपको सिर्फ 3 प्रकृति को वही डिस्कस में रखना है, कला, विज्ञान और पेशा। इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रबंध के उद्देश्य को। प्रबंध के उद्देश्यों को भी हम लोगों ने 3 श्रेणी में पढ़ा कि यानी व्यक्तिगत लोगों के लिए क्या उद्देश्य हैं, संस्था संगठन के लिए क्या उद्देश्य हैं, और तीसरा समाज के लिए क्या उद्देश्य है। तो ये 4 टॉपिक्स आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा।
आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको समझने में परेशानी होगी और लिखने नोट्स बनाने में भी परेशानी होगी। तो आज के क्लास में इतना ही, और जितनी चीज़ें बाबू आप पढ़ रहे हैं लाइन से नोट्स बनाएंगे। अगर कहीं कोई कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप बेहिचक हमको कमेंट करके बताएंगे। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया बढ़िया से, या फिर कोई भी समस्या हो किसी भी चीज़ को लेके, तो आप जो है बेहिचक कमेंट करेंगे और हमें बताएंगे कि कौन सा पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ। धन्यवाद।